डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह टेक्निकल सेक्शन में से है। टेक्निकल सेक्शन पर आधारित आज हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखेंगे जो कैपेसिटर और कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी पर आधारित है। तो आइए क्वेश्चन शुरू किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कैपेसिटर के परावैद्युत में संग्रहित ऊर्जा का मान क्या होगा यदि धारिता दोगुनी कर दी जाए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। पहला दिया है 2, दूसरा दिया है 8, तीसरा दिया है 4 और चौथा दिया है 1/2 गुना। ठीक है, अब सवाल समझिए, सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर पता है क्या होता है। कैपेसिटर एक प्रकार का 2 प्लेटें होती है कैपेसिटर पे। दोनों प्लेटों की मोटाई समान होती है, दोनों प्लेटों की लंबाई भी समान होती है और दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ या इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ भरा जाता है। अब जो स्टोर एनर्जी होता है वह हमारे परावैद्युत में ही स्टोर एनर्जी होता है, जो कि धारा परिवर्तन का विरोध करता है। तो यहाँ पे देखिए क्या रहा है कि एक कैपेसिटर के परावैद्युत में संग्रहित ऊर्जा का मान क्या होगा यदि धारिता दोगुनी कर दी जाए। तो देखिए कैपेसिटर में जो स्टोर एनर्जी होता है उसका फार्मूला होता है U बराबर हाफ CV² के बराबर, जहाँ U क्या है स्टोर एनर्जी इन कैपेसिटर, C क्या है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस या धारिता और V क्या है जितने वोल्ट उसके से सप्लाई के साथ उसको जोड़ा गया है वह वोल्टेज हो गया। तो क्या रहा है कि एक कैपेसिटर के परावैद्युत में संग्रहित ऊर्जा का मान क्या होगा यदि धारिता दोगुनी कर दी जाए। तो फर्स्ट केस में देखिए यह है, जब धारिता समान है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो U1 इतना हो गया। अब कह रहा है कि यदि धारिता को हम 2 गुना कर दें तो C की जगह क्या हो जाएगा 2CV²। यह हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से जब नीचे वाला जो समीकरण है, समीकरण सेकेंड है, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × हाफ CV²। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। यह हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, और हाफ CV² किसके बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है 1 तथा 2 से, तो देखिए हाफ CV² की जगह U1 लिख सकते हैं तो U2 बराबर हो जाएगा 2U1। ठीक है, U2 बराबर हो जाएगा 2U1। तो हमसे पूछ रहा था यदि धारिता दोगुनी कर दी जाए तो कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में जो परावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा उसकी धारिता या उसमें स्टोर एनर्जी कितना होगा हमको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुने के बराबर हो जाएगा, जो कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से निकल के आया कि U2 बराबर 2U1, जहाँ U1 क्या था पहले स्टोर एनर्जी। जब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस या धारिता के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है उस स्थिति में हमारा स्टोर एनर्जी यह हो गया। सेकेंड केस में जब कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में हम क्या कर रहे हैं डबल कर दे रहे हैं तो उस स्थिति में जो होगा U2 बराबर होगा हमारा हाफ × 2C × V², क्योंकि वोल्टेज के मान को नियत रखना है तो 2 को बाहर कर लेंगे तो हाफ CV² हो गया। और हाफ CV² हमें पहले से पता है कि इसके बराबर U1 के बराबर है। तो हाफ CV² या U1 के बराबर है। तो दोनों समीकरण 1 और समीकरण फर्स्ट से हम कह सकते हैं U2 बराबर 2U1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन कराया जाए।
कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी या इंडक्टर में जो स्टोर एनर्जी होता है उसके अलग अलग फार्मूले होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना है, फार्मूला माइंड में रखिए और कैपेसिटर से संबंधित जितने भी सवाल हैं आपके बन जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक केबल की लंबाई आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, ठीक है। यह देखिए प्रतिरोध के नियम पर आधारित सवाल है। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन कह रहा है 2 गुना, दूसरा कह रहा है आधा, तीसरा कह रहा है 4 गुना और चौथा है इनमें से कोई नहीं, कुछ इस प्रकार से है दिया है, ठीक है। तो अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक हमारे पास केबल है, ठीक है। मान लीजिए एक केबल है जिसकी लंबाई L है और रेजिस्टेंस इसका R1 है, लंबाई L1 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यदि हम इसकी लंबाई को आधा कर दें तो सेकंड स्थिति जो बनेगी वह क्या होगा, L2 बराबर L1/2, यानी पहले की लंबाई जो है उसका आधा हो जाए तो R2 का मान क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो प्रतिरोध का नियम अगर आपको ध्यान होगा, बताया गया था कि प्रतिरोध के नियम में R प्रोपोर्शनल L, यानी कि किसी भी कंडक्टर की लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो कंडक्टर की लंबाई निर्भर करेगी प्रतिरोध पर, यानी R प्रोपोर्शनल L। तो यहाँ से देखिए R प्रोपोर्शनल L हम जानते हैं किस नियम से, प्रतिरोध के नियम से, ठीक है। अब देखिए अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि R2/R1 को लिखना चाहें तो यह क्या हो जाएगा, L2/L1 के बराबर हो जाएगा। L2 यानी इस बाद की लंबाई जिसमें लंबाई में हम परिवर्तन कर रहे हैं, और L1 क्या है, पहले की लंबाई। तो L2 क्या है, L1/2, पहले ही कह दिया है कि लंबाई को हम आधा कर दें, और L1 क्या है, यह L1 हो गया। तो जब इसको हम हल करेंगे तो यह 1/2 के बराबर आ जाएगा, अर्थात R2 बराबर हो जाएगा R1/2। तो लंबाई जो हमारा प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, आधे के बराबर हो जाएगा। ठीक ठाक सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराया जाए। यह हो गया 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी और प्रतिरोध के नियम पर आधारित था। प्रतिरोध का नियम क्या होता है, जो लंबाई पे रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी केबल या किसी भी वायर या किसी भी चालक का जो रेजिस्टेंस होगा वो लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए इंडक्टर बनाया है, यह देखिए कुछ इस प्रकार से इंडक्टर जोड़ा गया है। 3 इंडक्टर हैं, कुछ इस प्रकार से इनको जोड़ा गया है। यह हो गया 5 हेनरी, यह हो गया 20 हेनरी और यह हो गया आपका 10 हेनरी। ठीक है, इस प्रकार से दिया है। पूछ रहा है हमसे कि कुल प्रेरकत्व का मान बताओ, कुल प्रेरकत्व का मान बताओ। ठीक है, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन है 30 हेनरी, दूसरा ऑप्शन है 35 हेनरी, तीसरा ऑप्शन है 8.66 हेनरी
और चौथा ऑप्शन है 11.66 हेनरी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया है। तो कुल प्रेरकत्व का मान बताना है। तो देखिए प्रेरकत्व क्या होता है, प्रेरकत्व में किसी भी केबल या किसी भी वायर को हम ऐसे गोलाकार आकृति दे के इस प्रकार से लपेट दिया जाए तो जो यह स्थिति होती है यह प्रेरकत्व होता है, या इसी को हम कुंडली कहते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग हीटर में हीटिंग एलिमेंट के रूप में करते हैं। तो जो प्रेरकत्व का संयोजन होता है वो प्रतिरोध के संयोजन के समान ही होता है। प्रतिरोध के संयोजन में जैसे अगर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो उस स्थिति में क्या होगा, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। ऐसे ही प्रेरकत्व को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 होगा। यदि समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 के बराबर होगा। लेकिन जो कैपेसिटर और पावर का होता है वह दोनों का समान होता है, और जो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। यदि प्रतिरोधों को हम श्रेणी में जोड़ेंगे तो कैपेसिटर अगर श्रेणी में जुड़ा होगा तो फार्मूला लगेगा समांतर का। अगर हमारा जो कैपेसिटर समांतर में जुड़ा है तो जो फार्मूला लगेगा प्रतिरोध के श्रेणी का फार्मूला लगेगा। वही हमारा पावर के लिए भी समान है। तो आइए देखा जाए सॉल्यूशन क्या कर रहा है। देखिए इन दोनों का परिणामी क्या हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू 10 हेनरी प्लस 20 हेनरी, ये किसके बराबर होगा, 30 हेनरी के बराबर हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को हटा के यहाँ सिंपल एक इंडक्टर लिख सकते हैं। तो जो टोटल LT बराबर होगा वह क्या होगा, 5 हेनरी प्लस 30 हेनरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ जो फार्मूला लगेगा समांतर का ही फार्मूला लगेगा। तो L1 बराबर हो जाएगा आपका, या कहिए L डैश इज इक्वल टू हो जाएगा L1 इंटू L2 अपान L1 प्लस L2। ठीक है, इसको हमने मान लिया यह L1 है, इसको हमने मान लिया यह L2 है। तो L1 का मान देखिए कितना दिया है, 10 दिया है। L2 का मान दिया है 20 दिया है। तो 10 गुणे 20 बटे 10 प्लस 20, तो यह हो जाएगा आपका 200 बटे 30। और 200 बटे 30 को जब हल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 6.66 के बराबर, 6.66 के बराबर आ जाएगा। तो LT टोटल जो इंडक्टेंस या टोटल प्रेरकत्व होगा वह कितना होगा, 5 प्लस 6.66 के बराबर। तो 6 5 11, तो कितना आ जाएगा, 11.66 हेनरी के बराबर आ जाएगा। जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर है, जो 11.66 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराया जाए। तो यह कुछ इंडक्टर पे आधारित सवाल था, जो कि अच्छा सवाल है। इंडक्टर में फार्मूला में याद रखना होगा कि इंडक्टर और जो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है श्रेणी समांतर का दोनों का समान होता है, जबकि कैपेसिटर और पावर के केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस के व्युत्क्रम हो जाता है या इन्वर्स हो जाता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा 60 जूल है। 60 जूल है यदि धारिता नियत रखी जाए तो संग्रहित ऊर्जा नियत रखी जाए और आवेश
आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा होगा। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है। ऑप्शन क्या कह रहा है? 15 जूल, 14 जूल, 16 जूल और इनमें से कोई नहीं, कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है, सलूशन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा 60 जूल है, एक कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी है जो 60 जूल है, तो यू का मान दे दिया कितना, 60 जूल के बराबर। जो संधारित्र या कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी होता है उसको हम यू से दिखाते हैं, तो यू बराबर 60 जूल दे दिया। यदि धारिता नियत रखी जाए तो देखिए इस स्थिति में क्या होगा कि यू का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर होता है, और ये किसके बराबर दिया है, 60 के बराबर। यह हो गया आपका v, 60 के बराबर दिया है। इसको हम समीकरण 1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि धारिता नियत रखी जाए, यानी कैपेसिटर के मान में कोई परिवर्तन न किया जाए और आवेश आधा कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए Q बराबर होता है CV, Q बराबर होता है CV, और कह रहा है कि धारिता नियत रखी जाए, धारिता के मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है और आवेश को आधा कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए अब हम यहाँ से V को क्या लिख सकते हैं, V को लिखेंगे Q/C, V को लिखेंगे Q/C। तो यहाँ से जो फार्मूला बनेगा तो U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर हो गया, U बराबर हो गया हाफ सी वी स्क्वायर। तो या U का जो फार्मूला हम लिख सकते हैं कि U बराबर हो जाएगा आपका हाफ C और V की जगह Q/C लिखेंगे तो Q/C का वर्ग। ठीक है, यह हो जाएगा, तो यानी यहाँ से आ जाएगा हाफ Q/C। यह किसके बराबर है, 60 के बराबर है। यह हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब सेकेंड केस में कह रहा है कि यदि धारिता को नियत रखें, ठीक है, यदि धारिता को नियत रखें तो उस स्थिति में उसका जो संग्रहित ऊर्जा होगा, आवेश को आधा कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी। तो संग्रहित ऊर्जा जो होगा यह फार्मूला हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सेकंड केस के लिए हम निकालेंगे तो यह हो गया आपका फर्स्ट केस जो 60 के बराबर है। फर्स्ट केस में देखिए 60 के बराबर है, और सेकंड केस में कह रहा है कि U बराबर हाफ। ठीक है, आवेश को कितना करना है, आधा कर देना है, तो यह हो जाएगा Q/2। और कैपेसिटर को क्या क्या कह रहा है कि नियत रखें, तो यह हो गया, यह हो जाएगा आपका फार्मूला। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि हमें सारी चीज़ मालूम है। हाफ Q/C का मान कितना है, 60 के बराबर है, तो हाफ Q/C को एक साथ हम लिख लें, हाफ Q/C को एक साथ लिख लिया, और 1/2 को हम एक साथ लिख लेंगे, तो हाफ Q/C का मान कितना है, 60। तो 60/2, और 60/2 को हम क्या लिखेंगे, 30 जूल के बराबर। तो यानी उस स्थिति में जो उसका आएगा, धारिता जो आएगी उसका या स्टोर एनर्जी जो आएगा 30 जूल के बराबर आएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं के बराबर है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल को एक बार फिर से समझिए। एक संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा क्या होगा, 60 जूल है, तो 60 जूल हो गया। तो संधारित्र में जो स्टोर एनर्जी होगा कब, जब फार्मूला हमें पता है। कैपेसिटर और वोल्टेज के केस में जब हम एनर्जी को लिखेंगे तो यह क्या होगा, हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन अगर इसी को हम आवेश और कूलाम के रूप में लिखेंगे तो फार्मूला जो होता है यह होता है आपका Q बराबर CV के बराबर हो गया। और V को जब हम बदलेंगे तो Q/C के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ V की जगह हम Q/C लिख दिए और सॉल्व किएंगे, हाफ Q/C बराबर 60 जूल के बराबर है। ऐसे सेकंड केस में कह रहा है कि आवेश को आधा कर दें, तो आवेश को आधा करेंगे तो यह फॉर्म मिलेगा। तो हाफ Q/C की जगह हम लिख सकते हैं 60 जूल, तो 60 ऊपर 60 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 60/2 का मतलब 30 जूल के बराबर। बढ़िया सवाल है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो
तो यह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंडक्टर और कैपेसिटर पर आधारित था। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।